हाँ बच्चों, आज हमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि इस टॉपिक में उनको दिक्कत होती है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, उनको पता नहीं लगता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखना। आपको जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो क्वेश्चन हैं वो सारे डाउट्स आपके बिल्कुल रफू चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, हैव अ वॉच। हमारे पास दिया गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस वन एंड दिस वन। तो बच्चों, हमारे को तो पता है कि माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं ना, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा आईपीस होता है जो बड़ा होता है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि एफ नॉट गिवन है मेरे को 1.25 सेंटीमीटर एंड आईपीस वाला गिवन है मेरे को 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव। मतलब यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है तो हमारे को यू नॉट निकालने को बोला गया है। In order to obtain an angular magnification of 30 in normal adjustment। बच्चे इस वर्ड पे ध्यान देना, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट मेंशन हो क्वेश्चन में, दैट मीन्स फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। उस केस में हम लोग आई पीस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या लिखते हैं, डी अपॉन एफ ई, और एम नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम ई इंटू एम नॉट। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो हमारे को कैपिटल डी तो फिक्स है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर। आई पीस यहाँ 5 है, सो दिस इज योर 5 एंड एम इज गिवन 30। ये एम 30 गिवन है मेरे को, तो मैं लिख लूंगा 5 इंटू एम नॉट। तो एम नॉट निकल के आ गया मेरे पास 6। तो यहां जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों ऐसा, इसका इन्वर्टेड इमेज यहां बन पाता है ऐसा। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है तो यहां मेरे को माइनस लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ 6। अब मैं इस फॉर्मूले की बात करूंगा तो यहां हो गया माइनस ऑफ 6 वी नॉट अपॉन यू नॉट। यहां मुझे मिल जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू -6 ऑफ यू नॉट। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्टिव लेंस वाला लेंस फॉर्मूला लगा लूंगा, 1 अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है 1.25, वी नॉट की जगह लिखूंगा माइनस ऑफ 6 यू नॉट। यहां से यू नॉट आ जाएगा जो बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, 1 अपॉन 1.25 1 अपॉन यू नॉट। तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, दिस इज 7 अपॉन 6। यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, 7 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो काफी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। दिस विल कम इन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखोगे। आगे मैं और भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इसको पहले नोट करो। हाय बच्चों, दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एफ नॉट इज गिवन एफ ई। एफ नॉट आप समझते होंगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एफ ई मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यू नॉट है मेरे पास 6। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम लोग नॉर्मल केस लेके चलेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड समवेयर, तो इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें मुझे क्या क्या गिवन है, एफ ई गिवन है, डी पता होता है, और यहाँ पर हमारे को वी नॉट नहीं पता है।
तो सबसे पहले मुझे वी नॉट फाइंड करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला है मेरे पास 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0, और फोकल लेंथ मेरे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो दिस इज 1/4 1/v0 एंड u0 इज गिवन -6 सेंटीमीटर। माइनस नहीं दिया तो मुझे लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट जहाँ सिचुएटेड है। सो दिस इज 1/4 माइनस 1/6 1/v0, तो यहाँ से v0 मुझे मिल जाएगा 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में डाल दूंगा। सो v0 इज 12, u0 इज -6, 1 + 25 और Fe है 10। ठीक है, ये मेरे को मिल गया मैग्निफिकेशन। तो कितना आएगा बच्चों, -2 × 1 + 2.5, सो ये हो गया -7। दूसरी बात, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। बच्चों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये बड़ा सा आईपीस होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इमेज बनाता है हमारा। सो दिस इज योर v0, दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, ue। सॉरी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा v0 + ue, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू ue + v0। ये तो हमारे को अब ue निकालनी पड़ेगी। v0 हमने निकाल लिया है, ue कैसे निकालेंगे, 1/fe 1/ve माइनस 1/ue। ठीक है बच्चों, अब यहां पर Fe मुझे पता है 10 है, VE मुझे नहीं पता है। V मैं ले सकता हूं कैपिटल D, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, ये वाला, दैट इज 25। यहां से मुझे मिल जाएगा UE। ठीक है बच्चों, तो हमारे को मिल जाएगा 1/10, और UV वाला की इधर फॉर्म होता है कि माइनस में मुझे लेना पड़ेगा, प्लस 1/25 माइनस 1/UE हो जाएगा। तो UE मुझे मिल जाएगा 250/35, यानी कि 5575 × 10, ये हो जाएगा 7.1 के अप्रॉक्स। नेगेटिव आएगा, लेकिन मुझे लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे दोनों को वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी, इसमें मैंने मॉड लगा दिया। सो UE जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 7.1, और v0 मैंने फाइंड करके रखा हुआ है 12, दैट मीन्स 19.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स ये आएगा आपका लेंथ। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से समझो, एक एक डायग्राम को आपको समझना होगा, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है इस फार्मूले की, और न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में कुछ ना कुछ जरूर आता है। सो बच्चों प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, another question from optical instrument. You are given following 3 lenses, lens 1, lens 2 and lens 3. Which 2 lenses will you use as an eyepiece and as an objective to construct an astronomical telescope? ये 1 मार्क में आ सकता है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मुझे लगा बच्चों के साथ डिस्कस करने चाहिए ताकि आपके लिए और इन डेप्थ थोड़ा सा हो जाए। देखो बच्चों, हमें पता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा अपर्चर किसका है, लेंस 1 का। ठीक है, तो इसको चूज करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, यहां लिख लो O मीन्स ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है। अब आईपीस सबसे छोटा अपर्चर का होता है
और इसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है, तो दोनों का ही छोटा है, लेकिन यहाँ फोकल लेंथ देखना है किसका छोटा है इन दोनों में। अब देखो बच्चे, जिसका पावर ज्यादा है उसका फोकल लेंथ सबसे कम, राइट। इसका पावर ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ कम होगा, तो हमें कम फोकल लेंथ वाला चाहिए आई पीस। तो हमारा चॉइस हो गया ये आई पीस। L1 ऑब्जेक्टिव, L3 आई पीस। ठीक है बच्चों, इसको फिर नोट कर लो। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता है, बहुत सारे फॉर्मूला वो भूल जाते हैं, राइट। तो ये मैं यहाँ पे मेन क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मिस नहीं करना है। ये आपने पूरा कर लिया तो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी चीज़ें आएंगी वो फुल मार्क्स आपको आएंगे। मैं कॉन्सेप्चुअल भी डिस्कस कर रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स भी आपको बता रहा हूँ, डेरिवेशंस ऑलरेडी सारे मैं आपको बता चुका हूँ। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ बट ऑफ अपर्चर A1 and A2 are used as objective lenses in two astronomical telescopes having identical eyepieces. Which telescope will you prefer and why? तो बच्चों टेलीस्कोप का काम क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना, स्टार्स को देखना या हेवनली बॉडीज को देखना। तो जब हम देखते हैं तो हमारे क्लियर दिखना चाहिए। दो अगर आसपास हमारे पास स्टार्स हैं तो दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा वही मैं टेलीस्कोप खरीदूंगा मार्केट में। मैं तो देख देख के देखूंगा ना कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट है जो मेरे को साफ दिखाई देता है, कौन सा टेलीस्कोप है जो मेरे को हेल्प कर रहा है टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्यूशन में देखने में, साफ साफ देखने में। यानी कि जिसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी वही टेलीस्कोप में खरीदने वाला हूं। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला हमारे पास तो है ही, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला D/1.22 लैम्डा। अब D इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ अपर्चर, या फिर सीधा अपर्चर आप कह सकते हो, डायमीटर ऑफ अपर्चर यानी कि सीधा अपर्चर भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे दो लेंसेज की बात हो रही है, इसको रिजॉल्विंग पावर 1 लिख रहा हूँ, डायमीटर D1 लिख रहा हूँ। वेवलेंथ तो दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मीडियम के कंट्रोल में है। सो रिजॉल्विंग पावर 2 इज इक्वल टू D2/1.22 लैम्डा। इसको डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर 2 इज इक्वल टू D1/D2। इस वन D1 का मतलब है रिजॉल्विंग पावर यहाँ A1 है और यहाँ A2 है, तो D1 D2 को हटा के मैं A1 A2 लिख सकता हूं। अब यहाँ पे A1 इज ग्रेटर, तो ऑब्वियस सी बात है रिजॉल्विंग पावर 1 इज ग्रेटर, दैट मीन्स रिजॉल्विंग पावर 1 इज ग्रेटर देन रिजॉल्विंग पावर 2। तो मैं वो वाला अपर्चर, वो वाला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को खरीदूंगा जिसका की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। इस केस में 1 के लिए ज्यादा है तो मैं 1 वाला खरीद दूंगा। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ, द क्वेश्चन इज बच्चों, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड हमारे को बोला गया हाउ डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप चेंज व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड इज इंक्रीज्ड। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ये कहता है कि reciprocal of the smallest distance between two point objects at which they can be seen through the microscope। देखो माइक्रोस्कोप का काम क्या है बच्चों कि देखो अगर नेकेड आई से देखेंगे हमें तो ये दो पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, हाँ ये डिस्टेंस हो गया, इससे भी कम हो गया, तो हमारे को नेकेड आई से देखना मुश्किल हो जाता है कि दे आर सेपरेट। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे को दो पॉइंट काफी सेपरेट दिखेगा। ठीक है, तो उसका वो काम है रिजॉल्व करना, टू काफी नियरर ऑब्जेक्ट्स को वो डिफरेंशिएट करके हमें दिखाता है कि ये पास पास नहीं है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहां लिखा गया रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी सीन जस्ट सेपरेट। तो हमारे पास अगर ये कोई लेंस है ऐसा और ये ऑब्जेक्ट है,
तो लाइट रेज लाइक दिस, लाइट रेज लाइक दिस, तो ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। इनका जो हाफ एंगल होता है ये थीटा होता है। तो हम लोग जो रिजॉल्विंग पावर लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो म्यू रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इनवर्सली रिलेटेड टू लैम्डा। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसको डेरिवेशंस में नहीं है, किसी भी बोर्ड में डेराइव इसको नहीं करना है, तो आप फॉर्मूला याद रख के काम चला सकते हैं। तो बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीजेस। म्यू अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी बढ़ेगा। वेवलेंथ इंक्रीज, वेवलेंथ और हमारे पास जो लैम्डा है ये भी इनवर्सली रिलेटेड है। अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है ताकि आप आंसर दे पाओ। देखो बच्चों, कोई सा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं, तो आपको फॉर्मूले में जाना पड़ता है। इसलिए सारे फॉर्मूले आपको याद अगर हो जाते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान होता है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, हमारे पास दो तरह के टेलीस्कोप हमारे को कोर्स में है। एक तो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, लाइट रिफ्रैक्ट होगा मतलब लेंस वाले, और एक है मिरर वाले जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको बोलते हैं रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और इसका दूसरा नाम है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, इन्वेंटेड बाय मिस्टर कैसेग्रेन। तो बच्चों इसमें एक तो रे डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट आ सकता है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कैसेग्रेन टेलीस्कोप, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं हमारे को। रिफ्रैक्टिंग हम लोगों ने कर चुके हैं, देख चुके हैं, और ये इसमें दो मिरर का इस्तेमाल होता है। सो पैरेलल रेज आर कमिंग लाइक दिस। एक बहुत बड़ा सा हमारे पास कॉन्केव मिरर होता है और इसके पोल पे स्मॉल होल होता है। लाइट रे आएगा, यहाँ छोटे वाले मिरर पे स्ट्राइक करेगा, कॉन्वेक्स मिरर है ये। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस होल से लाइट बाहर जाएगा आईपीस के पास, फिर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये पहली बात तो ये कि आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करनी चाहिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे को ये फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। हालांकि इस फॉर्मूले का बहुत कम इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया कि चलो आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब फॉर इमेज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरा ये हो सकता है कि इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी होगा तो डी की जगह इंफिनिटी डाल देंगे। यहां मैं लिख देता हूं फॉर इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, डी इनफाइनाइट। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा उसको, उसमें एफ यू अपॉन एफ यू होगा, दिस इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो दोनों याद होने चाहिए। प्लस यहां पूछा गया राइट द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग। तो इसमें एडवांटेज ये है कि जो लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, यानी मिरर को स्ट्राइक कर रही है। इसकी एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ लाइट बहुत ही कम होती है, तो ये सारा का सारा लाइट ये कॉन्वेक्स मिरर को देगा। इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो इमेज बनता है वो काफी ब्राइट बनता है, क्योंकि इसमें लाइट एब्जॉर्बिंग बहुत ही कम होता है किसी भी मिरर में। और इस मिरर को हमने बनाया इस तरीके से है कि इसकी एब्जॉर्बिंग पावर भी कम होनी चाहिए, और होती भी है। किसी भी मिरर की अगर लेंस से कंपेयर करें तो लाइट एब्जॉर्बिंग पावर कम होती है। तो जितना ज्यादा लाइट गैदर करता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इमेज फॉर्मेशन होगी बहुत ही ब्राइट इमेज फॉर्मेशन होती है इस केस में, राइट। इससे कम ब्राइटनेस हमारे को देखने को मिला है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। तो ये आपको एडवांटेज बताना है। प्लस ये आप सेटअप जो हमारा जो बनता है ये सेटअप काफी यूजफुल होता है, और हमारे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग काफी डिस्टिंक्टली काफी अच्छे से देख पाते हैं, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लो, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन है टेलीस्कोप से।
तो टेलीस्कोप का हम लोगों ने देखा हुआ है, थ्योरी पार्ट तो हम लोगों ने किया हुआ है। आज एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस तो मैं F0 लिख लूंगा 140 एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5, FE हो जाएगा 5। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैग्नीफाइंग पावर आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन FE। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चे, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है। तो F नॉट मेरे पास है 140 और FE मेरे पास है 5 है। बोथ आर गिवन क्वांटिटीज, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज को वहां पे डाल देना है। दिस वन तो कितना हो जाएगा, -28 सेंटीमीटर। सॉरी मैग्निफिकेशन है तो यूनिट नहीं होगा। सो माइनस का मतलब है जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे पास उसका भी फॉर्मूला है बच्चों, माइनस एफ नॉट अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, एक माइनस एफ नॉट अपॉन FE हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, दैट इज -28 और यहाँ पर हमारे पास है FE अपॉन 25। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा -33.6। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। सी पार्ट की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में बच्चों हमें सिर्फ फोकल लेंथ से ही मतलब होता है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो हो जाएगा हमारे पास F नॉट प्लस FE। तो F नॉट मेरे पास कितना है, 140 है और FE 5 है, तो ये हो गया 145 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको हर एक केसेस के लिए आपके पास फॉर्मूला होने चाहिए। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो आपको हर एक केसेस के कैटेगरी वाइज फॉर्मूले याद होंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें बच्चों कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुट द वैल्यू और गेट द आंसर है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कैसे फाइंड करें, तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, काफी इजी होते हैं। बस आपको फॉर्मूला में गो थ्रू करना है, चैप्टर के ऊपर रीड करना है, डेरिवेशंस ऑफ कोर्स अच्छे से करने हैं ताकि सारे पार्ट आपके कवर्ड अप हो जाए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।